रुकते अगली खबर की। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। इन सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इनमें से 10 सीटें विधायकों के इस्तीफे और 3 सीट विधायकों के निधन की वजह से खाली हुई थी। हिमाचल प्रदेश की तीनों सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। देहरा से सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर आगे है। वो पहले बीजेपी उम्मीदवार होशियार सिंह से पीछे चल रही थी। हमीरपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पिंदर वर्मा फिलहाल आगे चल रहे हैं। पंजाब के जालंधर पश्चिम सीट से आप उम्मीदवार मोहिंदर भगत आगे हैं। उत्तराखंड के मंगलूर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार काजी मोहम्मद निजामुद्दीन आगे चल रहे हैं। एमपी के अमरवाड़ा में बीजेपी के कमलेश शाह आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि 7 राज्यों की 13 सीटों पर काउंटिंग जारी है। अमरवाड़ा में कांग्रेस बीजेपी का कड़ा मुकाबला है। भाई आपको बता दें कि उत्तराखंड की मंगलौर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। इन सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इनमें से 10 सीटें विधायकों के इस्तीफे और 3 सीट विधायकों के निधन की वजह से खाली हुई थी। हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। देहरा से सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर आगे है। वो पहले बीजेपी उम्मीदवार होशियार सिंह से पीछे चल रही थी। हमीरपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पिंदर वर्मा फिलहाल आगे चल रहे हैं। पंजाब के जालंधर पश्चिम सीट से आप उम्मीदवार मोहिंदर भगत आगे हैं। उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन आगे चल रहे हैं। एमपी के अमरवाड़ा से बीजेपी के कमलेश शाह आगे है। आपको बता दें कि 7 राज्यों की 13 सीटों पर काउंटिंग जारी है। पूरे देश में खाली हुई सीटों पर उपचुनाव 10 जुलाई को हुआ था और आज 13 जुलाई को इन सभी सीटों पर काउंटिंग जारी है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें कि 7 राज्यों की 13 सीटों पर काउंटिंग जारी है। अगर बात की जाए उत्तराखंड की मंगलूर विधानसभा सीट की, तो इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार काजी मोहम्मद निजामुद्दीन आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि इस सीट पर भी कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिला, लेकिन जिस तरीके से अभी नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस प्रत्याशी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन आगे चल रहे हैं। वहीं इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ तनवीर अली संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। तनवीर, किस तरीके के हालात अभी नजर आ रहे हैं? जिस तरीके से काउंटिंग सुबह 8 बजे से ही जारी है, कौन प्रत्याशी आगे है, कौन पीछे चल रहा है? अगर हम बात करें 8वां राउंड, अभी 8वें राउंड की जो मतगणना है वो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन पहले राउंड से लेकर 8वें राउंड तक अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है काजी निजामुद्दीन लगातार आगे चल रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अब लीड कम होती जा रही है, क्योंकि शुरू के जो 5 से 6 राउंड थे उन राउंड में कांग्रेस पहले नंबर पर और बसपा दूसरे नंबर पर चल रही थी, और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं करतार सिंह बढ़ाना वो तीसरे नंबर चल रहे थे। लेकिन अब लगातार जो 3 राउंड की जो गिनती हुई उसमें लगातार अब करतार सिंह बढ़ाना लीड ले रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी 8 राउंड पूरे होने के बाद भी अभी कांग्रेस के जो प्रत्याशी है काजी निजामुद्दीन अभी 2500 के लगभग की उनकी अभी भी लीड बाकी है, क्योंकि जो लीड है वो लगातार घट रही है। क्योंकि शुरू में 10,000 से ज्यादा की लीड ले चुके थे काजी निजामुद्दीन, लेकिन अब घटते घटते फिर भी 2500 की लीड कायम है। और अभी कुछ राउंड जो बाकी हैं, देखना है कि अभी आने वाले जो राउंड है उनमें किस तरीके के रुझान आने हैं। जी
तनवीर, किस तरीके का माहौल अभी वहां नजर आ रहा है? और देखा जाए तो बीजेपी भी जीत का दावा जो है मंगलौर सीट से कर रही थी, लेकिन हालांकि कांग्रेस उनके दावे को फेल बताते हुए कह रही थी कि उस सीट से सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशी की ही जीत होगी, क्योंकि पिछले अगर चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को वहां बढ़त मिलती हुई नजर आई थी। जी, मैं बता दूं आपको कि जो मतगणना है, मतगणना स्थल पर बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है। यहाँ पर स्पोर्ट्स भारी तादाद में तैनात है। यहाँ पर चप्पे चप्पर पर पुलिस है, चेकिंग की गई है। जो मैं बताता हूँ आपको, रोशनाबाद का जो कलेक्ट्रेट भवन है उसी के अंदर ही आज जो है मतगणना चल रही है, और उसके आसपास का जो एरिया है उसको बिल्कुल सील किया गया है। भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाया गया है, और जो मतगणना स्थल है अंदर, वहां पर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस के जो आलाधिकारी है वो मौके पर है, और अंदर गिनती शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। अभी जो आज के अभी हालात है कि 8 राउंड पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस अभी भी 25 की लीड के लगभग है, और जो बढ़ाना है लगातार अब लीड लेते जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि तीसरे नंबर पर लगातार बढ़ाना रहे, लेकिन अब की जो स्थिति है बढ़ाना दूसरे नंबर पर आ गए हैं। और देखना है कि जितने राउंड है उसमें क्या कांग्रेस जीत पाती है या बीजेपी जीत पाती है, लेकिन लीड जरूर अब लगातार बढ़ाना लीड है। जी, बने रहिए हमारे साथ रुद्रप्रयाग से लाइव नीरज कंडारी संवाददाता जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या स्थिति बनी हुई है? जिस तरीके से माहौल है, आज उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। जी, चौटाली देखिए, जिस तरह से बद्रीनाथ उपचुनाव की अगर बात करूं तो यहाँ पे जो सुबह से ही 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ हो गया था। वहीं अगर मैं इस समय के आंकड़ों की बात करूं तो जो 8वें चरण का जो मतगणना हुई उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी अभी भी 3300 कुछ की बढ़त यहाँ पे बनाए हुए हैं। और जिस तरह से शांति व्यवस्था की बात के चुनाव में मतगणना की बात की जाए तो जो पीजे कॉलेज गोपेश्वर है वहां पे तमाम सुरक्षा के एहतियात यहाँ पे बरते गए हैं। चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें, ITBP की बात करें, पूरा कैंपस को यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। जी नीरज, जिस तरीके से जो लोकसभा चुनाव के नतीजे थे वो बीजेपी के पक्ष में थे, ऐसे में विधानसभा चुनाव की अगर बात करें हम, जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस भी दावे कर रही है कि वो जीत हासिल करेगी, बीजेपी भी दावे कर रही है कि वो जीत हासिल करेगी, तो ऐसी स्थिति में जनता का क्या कहना है? जी चैताली, बिल्कुल देखिए, अगर लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा चुनाव में एक मोदी फैक्टर यहाँ पे चला था। मोदी जी के कामों पे यहाँ पे चुनाव यहाँ पे भाजपा ने जीता था। वहीं अगर मैं उपचुनाव की बात करूं तो क्योंकि इससे पहले 2022 में राजेंद्र भंडारी कांग्रेस से यहाँ पे विधायक बने थे, और 2.5 साल के अंदर उन्होंने अपनी विधायकी को छोड़ के भाजपा में शामिल हुए हैं। और जो जनता पे उपचुनाव ये थोपा है उसका असर इस समय आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस पे जो 8वें चरण में है, 8वें चरण में भी 3300 यहाँ पे बढ़त बनाए हुए, क्योंकि जो यहाँ के मतदाता थे, मतदाताओं में आमतौर पे हमें क्योंकि चुनाव कैंपेन हमने भी किया तो तमाम गांवों में हम गए थे, लेकिन लोगों का ये कहना था कि जो विधायक बना हुआ था उसने अपनी विधायकी छोड़ी और फिर भाजपा में शामिल हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आक्रोश जनता में इस बार देखा गया है। वहीं अगर मुद्दों की बात करें तो जो सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस इस बार यहाँ मैदान में उतरी, तो इसका फायदा जो कांग्रेस को सामने मिल रहा है। जी तनवीर, आपके और रुक करना चाहूंगी कि जनता का क्या कहना है, जनता के कौन से मुद्दे हैं जो जनता ने इस बार उसको देखते हुए जो है उपचुनाव में वोटिंग की? तनवीर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। तनवीर, जिस तरीके से अब उपचुनाव की काउंटिंग जारी है, ऐसी स्थिति में जनता ने उपचुनाव को लेकर मतदान किया तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको देखते हुए जनता ने मतदान किया? मैं बता दूं आपको, जितने भी दल हैं, चाहे वो बसपा हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो विकास के मुद्दे, नौकरी के या रोजगार के मुद्दे रहते हैं, और जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं जो सरकार की योजना है, चाहे वो प्रदेश सरकार की योजनाएं हो या केंद्र सरकार की योजनाएं हो, जो डबल इंजन की सरकार जो चल रही है देश के अंदर इस टाइम, उसकी जितनी भी योजनाएं हैं, या जिस तरीके से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कार्य कर रहे हैं, उनको लेकर ही वो जनता के बीच में गए हैं कि अगर इस बार मौका देती है मंगलौर की जनता उनको, तो जिस तरह प्रदेश में विकास हो रहा है, देश में विकास हो रहा है, मंगलौर में भी उसी तरीके का विकास होगा। और रही बात अगर बसपा की बात करें तो बसपा के प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं जो पूर्व विधायक और जिनका देहांत हो गया था, उनके देहांत के बाद ही ये अब जो इलेक्शन हो रहा है, उनके जो बेटे हैं मोंटी, वो भी मैदान में है। उनका भी साफ तौर से यही कहना है कि अगर मैं जीतता हूं तो जनता के हित में जो भी कार्य हैं, चाहे वो विकास हो, नौकरी हो, रोजगार हो, वो सब मेरे द्वारा किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जितने भी प्रत्याशी हैं वो एक ही बात पे काम कर रहे हैं कि जनता के हित में काम करेंगे, चाहे वो नौकरी हो, रोजगार हो,
या किसी भी तरीके का विकास हो, तो जितने भी प्रत्याशी हैं इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ाना को इस बात का एडवांटेज जरूर मिलने वाला है कि वो कहीं ना कहीं जो सरकार चल रही है धामी की, जो धामी द्वारा विकास किए गए हैं प्रदेश के अंदर, उनका एडवांटेज उनको जरूर मिलने वाला है। क्योंकि जितने भी बड़े लीडर हैं उन्होंने लगातार यही कहा, खुद मुख्यमंत्री गए थे कि अगर मंगलौर की जीतते हैं तो मेरे द्वारा वो विकास कार्य कराए जाएंगे जो प्रदेश के अंदर लगातार चल रहे हैं, मंगलौर को और अच्छी तरीके से विकास कराया जाएगा। जी शुक्रिया तनवीर तमाम जानकारी के लिए। नीरज, आपके और रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से माहौल जो है वो नजर आ रहा है, ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि कौन इस सीट पर बाजी मारेगा, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे है अभी? हुई उसकी जो रिजल्ट हमने इससे पहले ही बताया था कि 8वें चरण की जो गणना हुई है उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी 3,300 कुछ वोटों से यहाँ पे आगे चल रहे। हालांकि अभी 14वां जो चरण होगा वो अंतिम चरण होगा, जो जीत और हार का रिजल्ट होगा, क्योंकि उसी के बाद जब 14 चरण का मतदान पूरा हो जाएगा वो क्लियर तभी हो पाएगा कि कौन यहाँ पे जीत पाएगा। क्योंकि तमाम कई चुनाव में हमने इससे पहले भी देखा है, जो पहले बढ़त बनाए हुए होते हैं उसके बाद वो पीछे चले जाते हैं और उसका क्लियर जब 14 चरण होगा उसके बाद ही पता चलता है। जी नीरज, देखा जाए अगर स्थिति की बात की जाए तो जिस तरीके लोकसभा चुनाव में जीत बीजेपी ने हासिल की थी और कांग्रेस भी जो है वो कई मुद्दों को लेकर जाती है, लेकिन देखा जाए तो मुद्दे तो सब लेके आते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर ये चीजें नजर नहीं आती है। बस चुनाव होने के बाद जमीनी स्तर पर वो चीजें नहीं दिखती है। जी बिल्कुल चैताली, देखिए जिस तरह से मंगलौर की अगर मैं बात करूं और बद्रीनाथ की यहाँ पे दोनों सीटों की यहाँ पे बात करूं, जिस तरह से कांग्रेस ने इस पर अपना परचम लहराने में कायम हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, विधानसभा क्योंकि ये उपचुनाव है, उपचुनाव में अगर कांग्रेस की प्रत्याशी भी यहाँ से जीते, मंगलौर से भी यहाँ जीत दर्ज करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो 2027 का चुनाव होगा तो जो भाजपा सरकार के लिए उसका एक बड़ी संकट यहाँ पे पैदा हो जाएगी। क्योंकि लगातार 2 उपचुनावों में अगर कांग्रेस जीती है तो एक बार फिर से कांग्रेस एक्टिव हो जाएगी और इसका जो जनता में जो रुझान होंगे वो 2027 में फिर एक बार कांग्रेस की सरकार को आगे करने में कहीं ना कहीं काम करेगी। जी नीरज, जिस तरीके से बद्रीनाथ राजमार्ग जो था, राष्ट्रीय मार्ग जो था, वो लैंडस्लाइड के चलते बाधित हो गया था, जिस तरीके से जो पोलिंग पार्टीज है वो फंस गई थी, तो ऐसी स्थिति में क्या उसका भी प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है काउंटिंग में? जी चैताली, बिल्कुल देखिए जिस तरह से 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था, इस सीट पे 66 पॉइंट कुछ यहाँ पे मतदान हुआ था और 2024 में जो उपचुनाव हुआ है इस टाइम पे 52 पॉइंट कुछ यहाँ पे मतदान हुआ था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक तरफ खेती बाड़ी का यहाँ पे आजकल दिनों काम चल रहा है, वहीं दूसरी जगह जोशीमठ में लगातार स्लाइडिंग यहाँ पे चल रहा था, क्योंकि हमने वो रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसमें जो मतदान कर्मी थे उनको हेलीकॉप्टर की मदद से मुख्यालय लाया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मतदान का प्रतिशत गिरा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो यहाँ की जो खेती बाड़ी का काम महिलाओं का यहाँ पे होता है और जो लैंड स्लाइडिंग होती है, कहीं ना कहीं बड़ा कारण इसको भी माना जा सकता है। जी नीरज, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो जनता चाहती है कि वो मुद्दे सरकार उनके पूरे करे और योजनाएं कौन सी है जिनको चाहते हैं जनता की, जिनको देखते हुए उन्होंने मतदान किया है? मुद्दों की अगर बात करें तो तमाम ऐसे आज यहाँ पे ऐसे ब्लॉक आज यहाँ पे हैं जिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आज तक अल्ट्रासाउंड की मशीन यहाँ पे नहीं है, एक्सरे मशीन यहाँ पे नहीं है, डॉक्टर्स यहाँ पे पूरे नहीं है। वहीं अगर सड़कों की बात करें तो कई गांव आज भी ऐसे है जहां अभी तक सड़क यहाँ पे नहीं पहुंच पाई है। वहीं अगर शिक्षा की बात करें, तमाम विद्यालय के जो भवन है भवन क्षतिग्रस्त है। तो ऐसे में जो जनता का रुझान कांग्रेस को मिला है, तो जिस तरह से लगातार 7.5 साल जो भाजपा की सरकार ने तमाम दावे तो किए हैं, लेकिन धरातल पे एक भी यहाँ पे काम नहीं हो पाया, जिसका परिणाम आज कांग्रेस के पक्ष में ये मतदान नजर आ रहा है। जी नीरज, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि 7 राज्यों की 13 सीटों पर काउंटिंग जारी है। ऐसे स्थिति में कुछ सीटों पर कांग्रेस आगे है तो वही कुछ सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। आपको बता दें कि 7 राज्यों की 13 सीटों पर काउंटिंग जारी है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। इन सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इनमें से 10 सीटें विधायकों के इस्तीफे और
3 सीट जो है वो विधायकों के निधन की वजह से खाली हुई थी। हिमाचल प्रदेश की तीनों सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। देहरा से सीएम सुक्कू की पत्नी कमलेश ठाकुर आगे है। वो पहले बीजेपी उम्मीदवार होशियार सिंह से पीछे चल रही थी। हमीरपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पिंदर वर्मा फिलहाल आगे चल रहे हैं। पंजाब के जालंधर पश्चिम सीट से आप उम्मीदवार मोहिंदर भगत आगे है। उत्तराखंड की मंगलूर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन आगे चल रहे हैं। एमपी के अमरवाड़ा में बीजेपी के कमलेश शाह आगे चल रहे हैं।